हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास टेंथ के रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाश को पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आपका बनता है, राइट। और ये टॉपिक जितना अच्छे से आप समझेंगे वीडियो के माध्यम से उतना अच्छे से क्लास में समझाना मुश्किल होता है, क्योंकि रे डायग्राम्स और डायग्राम्स बनाने क्लास में थोड़े बोर्ड पे मुश्किल होते हैं। यहाँ हम एनिमेशन भी लेके आए हैं, आप लोग को एनिमेटेड तरीके से भी समझाएंगे। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, और लाइक सब्सक्राइब कर देना। बार बार बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स यानी प्रकाश को पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले प्रकाश के बारे में कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि प्रकाश क्या है। सबसे पहली बात कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक एनर्जी है। एनर्जी यानी एक ऊर्जा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रकाश एक एनर्जी है। एनर्जी यानी ऊर्जा है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको किसी भी चीज़ को देखने में आपकी सहायता करती है। अगर प्रकाश आपके आसपास ना हो तो आप किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। जैसे आप अंधेरे कमरे में या रात के समय में नोटिस करते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है तो ऐसे में आप अपने आसपास की चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हमें तभी दिखती है, कोई भी वस्तु हमें तभी दिखती है जब प्रकाश उस पर से टकरा के वापस लौट के हमारी आंखों पे आती है, तभी वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है, अन्यथा वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, राइट। तो इतना आपको क्लियर हुआ। तो मैक्सिमम चीज़ें आप रे ऑप्टिक्स के बारे में यानी प्रकाश के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 7 में आपने पढ़ा, 8 में आपने पढ़ा, 9 में चीज़ें नहीं थी, लेकिन फिर में अब आपको 10 में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको प्रकाश के बारे में बेसिक्स तो ज़रूर पता होंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली आज प्रकाश में रे डायग्राम्स और वो सारी चीज़ें समझेंगे। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक बता देना चाहूँ जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो है प्रकाश का परावर्तन। आपने परावर्तन बहुत बार पढ़ा होगा कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे। देखो, अगर मैं बात करूं परावर्तन होता क्या है, यानी रिफ्लेक्शन, इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी आईने में जब झांकते हैं तो आपको अपना परछाई उसमें दिखता है। आप पानी में जब झांकते हैं तो आपका उसका परछाई अपने आपका उस पानी में दिखता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि होता क्या है कि जो भी आपसे टकराकर सूर्य के प्रकाश या फिर जो भी प्रकाश आपसे टकराकर उस पानी पर पड़ रहा है, वह पुनः पानी के सतह से परावर्तित होकर आपकी आंखों में जा रहा है। इसलिए आपको अपनी परछाई उस पानी में दिखाई पड़ती है, या उस दर्पण में दिखाई पड़ती है, उस आईने में दिखाई पड़ती है। प्रकाश के परावर्तन के आपने 2 नियम बचपन में पढ़े थे। मैं फिर से वो डिस्कस करके आपको याद दिलाने देना चाहूँगा कि आने वाली किरण, जो किरण प्रकाश की आ रही होती है कहीं से, उसे हम आपतित किरण बोलते थे। और वह टकराने के बाद, ये मान लेते हैं एक आईना है या चमकीली सतह है, जो भी है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है चमकीली सतह या दर्पण। इसमें टकराने के बाद ये किरण यहाँ से देखिए अब टकरा के लौट गई। जिस माध्यम से आई, जिधर से आई उसी माध्यम में पुनः वह लौट गई। तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते थे और जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते थे। अब ये बीच में आपको जो एन दिख रहा है यानी नॉर्मल दिख रहा है, इसे अभिलंब या लंब भी हम बोलते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनता है, इसे आपतन कोण बोलते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जिसको एंगल आई से दर्शाते हैं। इसे आपतन कोण बोलते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में यह जो कोण बन रहा है, इसे एंगल आर से दर्शाते हैं। इसे परावर्तन कोण बोलते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इतना आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे जो आपने पढ़े थे बचपन में। पहला नियम तो ये बोलता था कि आपका जो आपतित किरण है, आपका ये जो आपतित किरण है, ये आपका ये जो परावर्तित किरण है, ये आपका जो अभिलंब है और आपका चमकीली सतह मुख्य अक्ष, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में यानी एक ही तल में प्रेजेंट होंगे, एक ही तल में उपस्थित होंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये, अगर ये वाइट ब्लैक बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड है, तो इसी ग्रीन बोर्ड में मैंने सारे किरणों को दर्शाया है, सारी चीज़ों को दर्शाया है, मतलब ये एक ही तल में दर्शाए गए हैं। पहला नियम तो ये बोलता है। दूसरा नियम आपका बोलता है कि यहाँ जो एंगल आई होगा यानी आपतन कोण होगा, वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। प्रकाश का दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी थी, बस मैंने आपको ये रिवाइज कराया ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आए। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको आता है वो है रे डायग्राम्स, यानी कि आप
कैसे प्रकाश के परावर्तन को दिखाएंगे, कैसे गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, उसमें कैसे हम लोग प्रकाश को आते हुए देखेंगे, प्रकाश की किरण कैसे टकरा कर लौटती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे ध्यान से। और दूसरी बात ये कि आपको इस चैप्टर में चिन्ह परिपाटी पढ़ना है, साइन कन्वेंशन पूरा पढ़ना है। साइन कन्वेंशन पढ़ने के साथ साथ आपको मैग्नीफिकेशन, फिर ठीक है, आप परावर्तन जब हम लोग पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। बट एक वीडियो में ये संभव नहीं है। आज हम लोग परावर्तन के टॉपिक को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। अपवर्तन का टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, यानी रिफ्रैक्शन अगले वीडियो में, आज रिफ्लेक्शन हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं गोलीय दर्पण की बात करता हूँ। अगर मैं गोल की बात करता हूँ आपके सामने, अगर मैं ये सर्कल आपके सामने यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, इस सर्कल का जो बीच भाग होगा इसे हम लोग केंद्र बोलते हैं या सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। इस सेंटर से इस गोल गोलीय गोल के किसी भी भाग में अगर मैं एक लाइन खींचूं जो इस सेंटर से इस बाउंड्री को मिलाएगी किसी भी भाग में, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस दूरी को हम लोग दर्शाते हैं आर से, जिसको बोलते हैं त्रिज्या। आर बराबर रेडियस, जिसको अंग्रेजी में रेडियस भी बोलते हैं और हिंदी में इसी को त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यही लाइन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूँ, मतलब दो बाउंड्रीज को सटाने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग दर्शाते हैं डी से, और इसी डी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर यानी व्यास। तो आपको एक रिलेशन आप बचपन में पढ़े, मैं फिर से आपको वृत्त के बारे में बता दूं। आपका जो डायमीटर होगा, आपका जो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी दोगुना होगा आर के, यानी जो व्यास होगा वो त्रिज्या का दोगुना होगा। ये तो आपने बचपन में पढ़ा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बचपन बोलने का मतलब आप पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हैं ये सारी चीज़ें, राइट? तो इतना चीज़ तो आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, अगर आपको इतना क्लियर है तो आप समझने के लिए तैयार हैं गोलीय दर्पण को। ठीक है, मैं फिर से एक गोल यहाँ पे वृत्त एक बनाता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ऐसे मैंने यहाँ एक वृत्त बनाया, एक गोल बनाया, ठीक। अब इसमें नोटिस करो, अगर ये सही है, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस वृत्त को चारों तरफ से पेंट कर दिया है। किसी भी दर्पण का निर्माण कैसे होता है? जब आप किसी भी ऐसे सतह को, ऐसे तल को या फिर ऐसे वस्तु जिसके आर पार देखा जा सकता है, उस वस्तु के एक साइड में सिल्वर कलर का पेंट कर दीजिएगा या फिर एक ऐसा पेंट कर दीजिएगा जिससे वह वस्तु चमकीली बन जाए, तो वो दर्पण के जैसा काम करने लगेगी, वो प्रकाश का परावर्तन करने लगेगी और वो बिल्कुल दर्पण जैसा आपका काम करने लगेगी। मैंने वही काम किया, मैंने इस गोल को चारों तरफ से पेंट कर दिया। अब इस गोले को हम दो भाग में काटेंगे। कैसे? आप यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने एक बार इसको यहाँ से कट कर दिया और एक बार इसको यहाँ से कट कर दिया। अब इस भाग को जिसको मैंने कट किया है, इस भाग को मैंने बाहर तरफ से पेंट कर दिया। ठीक है, तो ये जो दर्पण बन के तैयार होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसका यह सतह पेंटेड है और यहाँ से जो मैंने दर्पण कट किया उसके अंदर के भाग को मैंने पेंट किया। तो यहाँ से जो दर्पण बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जिसका अंदर का भाग पेंटेड है। तो ये आपका गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये आपका गोलीय दर्पण है बेसिकली। ठीक है, अब इस गोलीय दर्पण में नोटिस करो कि जब मैं इस साइड से यहाँ पे जब मैंने कट किया फर्स्ट केस में और अंदर साइड से पेंट किया है, तो आपका जो परावर्तक पृष्ठ है, जो चमकीली सतह होती है जिसमें पेंट नहीं मारा होता है, मतलब ये वाला सतह उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ये उठा हुआ है, ऊपर की तरफ निकला हुआ है। ऐसे गोलीय दर्पण को हम लोग नाम देते हैं उत्तल दर्पण, और इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। वहीं दूसरे केस में जब मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, इसके बाहर के सतह को मैंने पेंट किया है, तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी ये वाला जो भाग है जहाँ पे प्रकाश से किरण आके टकराएगी, ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है। ऐसे दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ऐसा वो दर्पण अवतल दर्पण, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि गोलीय दर्पण से कैसे आपका दो अलग अलग दर्पण का निर्माण होता है, उत्तल और अवतल दर्पण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी उत्तल और अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्रकार ले आता हूँ और एक स्केल। अब देखो, मैंने यहाँ पे आपका ये बनाया, ठीक है। अब इसमें आप नोटिस कीजिए कि अगर इसका बाहर का भाग पेंटेड है, मतलब बाहर का भाग में मैंने सिल्वर पेंट मारा है, तो इसका अंदर वाला पृष्ठ कैसा होगा? परावर्तक, मतलब यहाँ से प्रकाश टकरा कर लौट जाएगी, ये परावर्तक पृष्ठ होगा। तो किसी भी गोलीय दर्पण के कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी गोलीय दर्पण में, वो ये है कि आप यहाँ से देखिए, मैंने ये जो लाइन बनाया इसको नाम देते हैं मुख्य अक्ष। क्या नाम देते हैं? मुख्य अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बिंदु है जहाँ पे आपका दर्पण मुख्य अक्ष से टकरा रहा है उसको नाम देते हैं पोल, POLE, पोल। और इसको दर्शाते हैं हम लोग पी से। किससे? पी से। अब इस पोल से हल्का नज़दीक आओ, देखो मैंने अगर ये गोलीय दर्पण यहाँ लिया है तो कहीं ना कहीं ये गोलीय दर्पण आपका जो है वो इस गोल का पार्ट है। कहीं ना कहीं अगर मैं मुख्य अक्ष इस डायग्राम में भी आपको मुख्य अक्ष बना के दिखाऊं तो आप नोटिस कीजिए कि कहीं ना कहीं ये मुख्य अक्ष जो है इसमें वो सी से पार हो रहा है और यहाँ कहीं टकरा रहा है। मैंने इस पॉइंट को नाम दिया था पोल, जहाँ पे आपका दर्पण मुख्य अक्ष से टकरा रहा था। और यहाँ तो नोटिस करो कि इधर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे सी है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सी है आपका केंद्र बिंदु है। अब केंद्र और पोल के बीचों बीच आपका प्रेजेंट होता है फोकस, जिसे हम लोग मुख्य फोकस भी बोलते हैं। तो यही सेम पॉइंट मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ कहीं सी और पी के एग्जैक्ट बीच में कहीं पे आपका क्या होगा? फोकस होगा, जिसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं। इतना क्लियर हुआ? दूसरी बात, अब मैं अगर आपको बता दूं कुछ चीज़ें यहाँ पे जो आपको जानने लायक है, वो ये कि फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है, ये जो फोकस और पोल के बीच की दूरी है, इसको हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, छोटे एफ से दर्शाते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी है इसे हम लोग रेडियस मानते हैं, आर से दर्शाते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लेके केंद्र से लेके यहाँ बाउंड्री तक यानी पोल तक की जो दूरी होगा वह इसके व्यास के बराबर, और सॉरी इसकी त्रिज्या के बराबर होगा, इसकी रेडियस के बराबर होगा। इसलिए इसको हम लोग स्मॉल आर से दर्शाते थे गणित में, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको बड़े आर से दर्शाएंगे, यहाँ के इसके त्रिज्या को। इसलिए इस दूरी को हम लोग ने किससे दर्शाया? बड़े आर से दर्शाया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग एक एक करके 3-4 नियम है किसी भी प्रकाश के डायग्राम को जो आपको बनाना है अवतल या उत्तल दर्पण, उसको कुछ नियम है। उन चारों नियम को पढ़ने के बाद सारे डायग्राम्स को, सारे केसेस को एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन पहले उन चारों नियमों को हम लोग देख लेते हैं कि वो चारों नियम कैसे कैसे हैं, फिर उनके एनिमेशंस को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला नियम क्या बोलता है? सबसे पहला नियम आपको बोलता है कॉनकेव, यानी ये आपका हो गया जो आपका नंबर 1 नियम है। ये बोलता है कि या तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वो मैटर नहीं करता। कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये वाला, ये भी आपका मुख्य अक्ष है। कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही होगी। पैरेलल मतलब दो ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। आप यहाँ देखिए, मुख्य अक्ष और ये किरण जो आ रही है ये बिल्कुल पैरेलल है। तो बोलता है पहला नियम कि कोई भी प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है, वो टकराने के बाद, दर्पण में टकराने के बाद, परावर्तक पृष्ठ में टकराने के बाद कहाँ से चली जाती है? फोकस से। टकराने के बाद देख सकते हैं, यहाँ से टकराने के बाद कहाँ से पार हो गई? फोकस से पार हो गई। वैसे ही उत्तल दर्पण में आप नोटिस कीजिए कि यहाँ जो किरण आ रही है प्रकाश की ऐसे, वो यहाँ टकराने के बाद फोकस से पार तो नहीं हो सकती, क्योंकि दर्पण के उस साइड आपका प्रकाश का किरण जा नहीं सकता, उसको लौटना ही होगा। लेकिन आपको ऐसा आभास होगा कि वो जो किरण यहाँ से लौटी है वो बिल्कुल फोकस के सीधे से है, बिल्कुल फोकस के लाइन ऑफ साइट से है। मतलब फोकस पे अगर कोई है तो उसको एकदम ये प्रकाश की किरण बिल्कुल यहीं से सीधे दिख जाएगी कि हाँ बिल्कुल यहीं से वो लौट रही है। तो पहला नियम क्या बोलता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण आपके मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है तो वो टकराने के बाद कहाँ से लौट जाती है? फोकस से लौट जाती है, ठीक है। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर सी से यानी केंद्र बिंदु से होकर जा रही है, तो अगर
दर्पण में टकराकर पुनः उसी रास्ते से लौट जाएगी जिस रास्ते से वो आई है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश की किरण सी से यहाँ से चलना शुरू की थी, यहाँ आके टकराई और यहाँ टकराने के बाद फिर उसी रास्ते से वो लौट गई। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि देखो ये प्रकाश की किरण सी के मार्ग से आ रही थी, सी के रास्ते ही आ रही थी, तो यहाँ टकराने के बाद पुनः लौट गई। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो रास्ता सी पे कहीं जाके मिलता है। क्लियर हुआ? तीसरा नियम बोलता है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर सीधा पोल पे पड़ती है तो पोल पे बिल्कुल पहला केस हो जाता है। पोल आपका एक समतल दर्पण की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पोल पे पड़ने वाली किरण बिल्कुल उसी कोण से लौट जाएगी जिस कोण से वह आई है। यहाँ प्रकाश का परावर्तन का नियम आपको काम आएगा। तो पोल का डायग्राम आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले कोई भी रे डायग्राम बनाने का कुछ तरीका होता है जो मैं आपको समझा देना चाहूँगा, ठीक है। उसके लिए फिर से हमें अब ज़रूरत पड़ेगी अपने स्केल की और इस प्रकार की, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको स्केल लेना है। स्केल लेने के बाद आपको एक लाइन खींचना है जो कि बिल्कुल, एक सेकेंड, सबसे पहला काम को क्या करना है कि आपको एक लाइन खींचना है। चलिए हम लोग मुख्य अक्ष बना लेते हैं खुद से। यहाँ मैंने एक सीधी रेखा यहाँ पे खींच दी। अब आपको करना क्या है कि आपको एक पॉइंट अपने हिसाब से यहाँ मान लेना है, कोई भी पॉइंट। सबसे पहले आप अपना प्रकाल उठाइए, कहीं पे भी उस लाइन पर रख दीजिए, ठीक है। प्रकाल को थोड़ा बड़ा कीजिए, दर्पण हम लोग बनाने जा रहे हैं, और एक दर्पण को आप लोग यहाँ पे इस रेखा से खींच दीजिए। क्या किया मैंने, एक इधर खींचा और एक पॉइंट हमने इधर खींचा, ठीक है। प्रकाल का काम खत्म हुआ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ दर्पण बना लिया। अब अगर यह अवतल दर्पण आप बना रहे हैं तो कहीं इस साइड से आप इसको पेंट करेंगे, राइट। चलिए मैंने इसे पेंट भी कर लिया। इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये कट करता है मुख्य अक्ष को, मैंने उस पॉइंट का नाम आपको बता रखा है कि उसे हम पोल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लेना है स्केल, और स्केल को ऐसे बैठाना है कि अगर मैं यहाँ पोल को 8 सेंटीमीटर पे रख रहा हूँ, आपको यहाँ दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे मैंने स्केल को रखा है। ये बिल्कुल 8 सेंटीमीटर यहाँ पे है। तो 8 सेंटीमीटर पे अगर पोल है तो उसके आधा यानी 4 सेंटीमीटर पे आपका कहीं फोकस होगा, और 0 सेंटीमीटर पे फिर आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आपको इस तरह से मान के आपको डायग्राम बनाना है कि आपका जो एफ पॉइंट आए, ये जो आपका एफ हो, वो बिल्कुल बीचों बीच हो। किसके बीचों बीच हो, सेंटर और पोल के। तो पोल अगर 8 सेंटीमीटर पे है और सेंटर अगर 0 सेंटीमीटर पे है, तो 0 और 8 का बीचों बीच 4 सेंटीमीटर होगा, यानी फोकस आपका होना चाहिए कितना पे, 4 सेंटीमीटर पे। तो स्केल का यहाँ पे इतना ही काम है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका पूरी प्लेन तैयार है जहाँ पे आप खेल खेल सकते हैं। चलिए एक कंडीशन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो अगर प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो वहाँ कुछ इस तरह आएगी। और मैंने आपको पहला नियम बताया है कि कोई भी प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो वो दर्पण में टकराने के बाद कहाँ से लौटती है, फोकस से लौटती है। उसी तरह अगर कोई प्रकाश की किरण इधर भी आ रही है अनंत से, तो ये टकराने के बाद कहाँ से लौटेगी, आपके फोकस से लौटेगी। क्लियर? तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि हमारा जो किरण यहाँ प्रकाश का आ रहा है वो दोनों किरण कहाँ जाके टकराया, फोकस पे। मतलब अनंत से आने वाली किरण का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है। प्रतिबिंब यानी उसका जो फोटो बनेगा, अनंत पे कोई अगर वस्तु रखी है तो उसका जो फोटो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, और वो बहुत छोटा होगा साइज में। आपको पॉइंट साइज दिखेगा, बिल्कुल एक पॉइंट के आकार का दिखेगा। और हम ऐसा मानते हैं कि वो जो फोटो बनता है वो उल्टा बनता है, वो सीधा नहीं बनता है। अब एक एक करके सारे डायग्राम्स को हम लोग समझते हैं।
तो ये देखिए, ये अनंत वाला ही केस है जो मैंने अभी आपको बताया कि अनंत पे है वस्तु। तो उसका देखिए आप यहाँ टकराने के बाद फोकस पे यहाँ पे कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, और ये प्रतिबिंब कितना बहुत छोटा बनेगा, एक पॉइंट साइज बनेगा। ये प्रतिबिंब आपका हम मानते हैं कि ये कैसा बनता है, ये प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है। तो यहाँ वस्तु का स्थान क्या हुआ अनंत पे, प्रतिबिंब का स्थान क्या हुआ फोकस पे। ठीक है। दूसरा डे डायग्राम आप देखिए कि अब मैंने वस्तु को सी के पहले रखा है, सी के पहले कहीं पे भी मुख्य अक्ष पे हमने रखा है। तो एक प्रकाश की किरण जो आ रही है वो टकराने के बाद फोकस हो जाएगी, नियम ये बोलता है। और दूसरा प्रकाश का किरण हमने सी से भेजा है। तो आपको ये भी मैंने बता रखा कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर सी से आकर टकराती है वो पुनः सी से ही लौट जाती है। अब ये प्रकाश की दोनों किरण यहाँ आके टकराई तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और प्रतिबिंब जो यहाँ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो भी उल्टा बनेगा। दूसरी बात, आप इसके आकार की बात करें तो देखिए वस्तु का आकार देखिए और प्रतिबिंब का आकार देखिए। वस्तु से हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो छोटा बना है, मतलब जो उसका आकार होगा वो कैसा होगा, आकार यहाँ पे छोटा होगा। ठीक है। और अगर हम बात करें तो आप ध्यान देने बात यह है कि यहाँ वस्तु का स्थान सी से पहले है और प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, सी और एफ के बीच में आपका प्रतिबिंब बना है, यानी आपका जो फोटो यहाँ बनेगा वो सी और एफ के बीच में बनेगा। इसका हम लोग एनिमेशन भी देखेंगे अभी सबका। अब मैंने वस्तु को सी पे रखा, तो सी एक ऐसा केस है जब आप वस्तु को सी पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल सी पे ही बनता है। आप इसका रे डायग्राम कॉपी में बना के देख भी सकते हैं, और आपको यहाँ दिख भी रहा है कि एक प्रकाश की किरण देखिए मैंने यहाँ से भेजी, वो फोकस से टकरा कर यहाँ आई, और एक प्रकाश की किरण मैंने फोकस से ही भेजी तो वो टकरा के पुनः यहाँ आई। तो मेरा प्रतिबिंब बिल्कुल कहाँ बना, सी पर ही बना। तो ऐसे में जो आकार बनेगा वो बिल्कुल सेम साइज का होगा, मतलब समान आकार का बनेगा। जितना वस्तु का आकार होगा, जितना वस्तु का साइज होगा, उतना ही प्रतिबिंब का साइज होगा। यहाँ पे भी आपको देखने लायक है कि यहाँ पे भी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, वो भी उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। यहाँ आप देखिए, अब मैंने वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा है। तो सी और एफ के बीच में जब आप वस्तु को रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब सी से पहले बनता है, पहली बात तो ये। और यहाँ पे जो आपका आकार हो जाता है वो वस्तु से बड़ा हो जाता है आपका प्रतिबिंब। आप यहाँ देख सकते हैं कि वस्तु कितना आकार का है और प्रतिबिंब कितना आकार का है। दूसरी बात, आपने यहाँ वस्तु को सी और एफ के बीच में रखा है, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी से पहले बन रहा है। आपका प्रतिबिंब सी से पहले बन रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बना, वो उल्टा बना। क्लियर। आकार बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ छोटा था तो यहाँ पे बड़ा बना। दूसरा बात, हम लोग वस्तु का स्थान कहाँ रखें, सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बना, सी से पहले। और बस जो हमारा प्रतिबिंब बना वो क्या, वो सीधा बना या उल्टा, तो वो उल्टा बना। ये जो केस है इसमें आप वस्तु को फोकस पे रखते हैं। तो जब आप वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा। और कोई भी चीज़ अगर अनंत पे होती है तो उसके बारे में हमें पता नहीं होता, उसके बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं। फिर भी आपका किताब में लिखता है कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है और उसका स्थान अनंत पे है और उसका जो आकार होगा वो बहुत बड़ा बनेगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट केस का डायग्राम है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आप वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं। तो एक प्रकाश की किरण तो आप यहाँ से पार करते हैं जो टकराने के बाद आपका लौटती, देखो कि मैंने C से पार कर दिया, और दूसरा प्रकाश का किरण मैंने कहाँ से किया, P से पार किया है। तो P से टकराने वाली किरण बिल्कुल जिस कोण से आती है उसी कोण से लौटती है, ये आपको पता है। और C से आने वाली किरण जिस रास्ते से जाती है उसी से लौटती है। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी ये किरण टकराएगी नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि ये किरण पीछे कहीं यहाँ टकरा रही है, और जहाँ ये टकराएगी वहीं हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो आप यहाँ देखने लायक बात यहाँ पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पिछले हिस्से में बन रहा है, दर्पण के पीछे साइड बन रहा है। आपका प्रतिबिंब यहाँ सीधा बना, प्रतिबिंब यहाँ पे कैसा बना, सीधा बना। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग वस्तु का स्थान कहाँ रखे थे, वस्तु का स्थान सी और सॉरी यहाँ वस्तु का स्थान हम लोग रखे हैं F और P के बीच में। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पिछले साइड में बना, दर्पण के उस साइड बना। और यहाँ पे प्रतिबिंब जो आपका बन रहा है वो कैसा बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, यानी बड़ा बन रहा है। उसका आकार बड़ा है, किस चीज़ से, आपके वस्तु से। आप देख सकते हैं यहाँ इसका आकार देखिए और इसका आकार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको वो सारे डायग्राम्स एनिमेशन दिखा देता हूँ सारे केसेस के, आप उसको देख के समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। और अच्छे से क्लियर करके एनिमेशन देखिए आप कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
चलिए, एनिमेशन आपको अच्छा लगा देख के। अब हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं। किसकी? उत्तल दर्पण की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। उत्तल दर्पण की जब मैं बात करता हूं तो उत्तल दर्पण में दो ही केस होता है। एक तो आपको प्रकाश का किरण अनंत से आ रहा होगा, तो आपको ये पता है कि अनंत से आने वाले कोई भी प्रकाश की किरण टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। लेकिन ये क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, यहाँ प्रकाश की किरण लौट नहीं सकती, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण को फैला देता है। इसलिए यहाँ आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी जो प्रकाश की किरण है वो फोकस पे आकर टकराई, लेकिन सचमुच में वह टकराती नहीं है, आपको ऐसा प्रतीत होता है। और यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका बहुत छोटा बनता है, प्रतिबिंब पॉइंट साइज बनता है। यहाँ हम लोग मानते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है? सीधा बना है। ठीक है। और दूसरा जो केस होता है उत्तल दर्पण में, वो कहीं पे भी आप मुख्य अक्ष पे रखिएगा दर्पण के सामने, तो आपका फोटो हमेशा P और F के बीच ही बनेगा। ठीक है, P और F के बीच में ही बीच ही बनेगा। और हर बार आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आकार में छोटा होगा आपके वस्तु से। दूसरी बात कि वो हमेशा सीधा बनेगा आपका जो प्रतिबिंब बनेगा। और तीसरी बात, हमेशा आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? P और F के बीच में बनेगा। इसी के साथ आपका सारा रे डायग्राम्स खत्म हुआ। बहुत जल्दी हम लोगों ने इसको चीज़ को ख़त्म किया समझ के। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी तरह का कोई डाउट रह गया है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।